नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन 4 कहानियों के साथ जिन पर आज आपने वोटिंग की है। 5 साल पहले ही क्यों लागू हो रहा है महिला आरक्षण, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, क्यों सरकार जल्दी में है। 16% दर्शक इस खबर को विस्तार से जानना चाहते हैं, आगे विस्तार से बताता हूं। ममता बनर्जी के गढ़ में शाह मात, इस खबर में क्या नया चैप्टर जुड़ गया है, इसे देखने के लिए 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। बंगाल के चुनावों में लोगों की बहुत दिलचस्पी है। तीसरी कहानी जो आज वोटिंग के लिए थी, पश्चिम एशिया में सीज फायर पर जब मान गए ट्रंप तो नेतन्याहू क्यों मचा रहे हैं खूनी हड़कंप। इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर इस ईरान युद्ध से जुड़ी हर खबर का अपडेट आपको पहुंचाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या तैयारी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 आई है वो है असम में हेमंत बिस्व शर्मा का पेटी पैक। क्या है ये खबर, इसे देखने के लिए 35% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वोट क्या है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ। आज सबसे पहले बात देश के 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं उस बारे में बात करते हैं। आज असम, केरलम और पुडुचेरी में जो सिंगल फेज की वोटिंग थी वो पूरी हो गई। पूरे राज्य, तीनों राज्यों की पूरी विधानसभा की हर सीट के लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा पोलिंग जो आखिरी अपडेट आया वो पुडुचेरी में हुई है। लेकिन इन 3 राज्यों को लेकर सबके मन में 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्या असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी, एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, या कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म होगा और गौरव गोगोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। केरल में क्या कांग्रेस लेफ्ट का किला गिराने में 10 साल के बाद कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस बार केरल में कांग्रेस का जोश काफी हाई दिखाई दिया है। इसके अलावा पुडुचेरी में कांग्रेस खोई हुई सत्ता वापस ले पाएगी या फिर बीजेपी के समर्थन वाली एनडीए के मुख्यमंत्री की ही सरकार यहां पर बनने वाली है। आज तीनों राज्यों में वोटिंग के दौरान कैसा माहौल रहा, सबसे पहले इसकी एक झलक देखिए। Hello, welcome to the polling station. कहाँ का कांग्रेस पार्टी है, कहाँ रहता है ये पार्टी? ग्रीन करके इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। वैसे तो वोटिंग के बाद हर नेता अपनी जीत के दावे करता ही है, लेकिन इन दावों पर आखिर में जनता का फैसला ही भारी पड़ता है। इसीलिए 3 राज्यों में कितना मतदान हुआ यह जानने के लिए वोट प्रतिशत का आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। असम में 84.42% वोटिंग हुई, केरलम में 75.01% वोटिंग हुई और पुडुचेरी में 86.92% मतदान हुआ है। ये अपडेट और होगा आगे जाके। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। असम में करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं। वहीं केरल में 140 सीटों पर 890 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। केरल में 2.71 करोड़ वोटर हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों पर 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स ने पहली बार मतदान किया है। असम चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की हुई है। इसकी पहली वजह तो यह है कि हेमंता के चेहरे पर क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी, और दूसरी वजह यह कि पिछले दिनों हेमंता ने जिस तरह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए बयान दिए जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हुए, उनकी नौबत यानी कि पवन खेड़ा की नौबत गिरफ्तारी तक पहुंच गई थी। इस वजह से भी ये चुनाव अलग अलग लेवल पर पहुंच गया है। आज वोट डालने से पहले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वोट डालने जलूकावरी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम हेमंता से पवन खेड़ा और कांग्रेस से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है, कहाँ रहता है ये पार्टी, कहाँ है ये कांग्रेस, क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है,
असम में इस बार 2021 के चुनाव से भी ज्यादा वोटिंग होने का अनुमान है। इस बार भी लोग भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक असम में करीब 39% मतदान हुआ, जो 1 बजे तक बढ़कर 60% का आंकड़ा पार कर गया और दोपहर 3 बजे तक तो ये 76% तक वोटिंग हो चुकी थी। 5 बजे का आंकड़ा 84.42% का है और अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। 2021 के असम विधानसभा चुनावों में करीब 82% वोटिंग हुई थी, इसीलिए इस बार वोटिंग परसेंटेज ने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ा है। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि ज्यादा मतदान सत्ता परिवर्तन का सूचक होता है, लेकिन असम के मामले में ज्यादा मतदान बीजेपी के लिए ही फायदेमंद पिछले 2 बार से दिखाई दे रहा है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की स्थिति इसलिए भी मजबूत बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले महिला वोटर के लिए अरुणोदय 3.0 योजना लॉन्च कर दी थी। इस योजना के तहत असम की करीब 60 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसे बीजेपी की जीत का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला माना जाता है। इससे पहले बिहार में भी चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे और बीजेपी की कितनी बड़ी जीत मिली थी बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। असम में करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं, इसमें करीब 50% महिला वोटर भी हैं। इसके अलावा असम की बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इस बार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका साथ उसके सहयोगी ही छोड़ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एआईयूडीएफ मतलब बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी। 126 सीट वाली असम में पिछली बार 2021 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, एआईयूडीएफ को 16 सीटें और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 4 सीट मिली थी। इसके अलावा लेफ्ट की भी 1 सीट थी। इसी तरह टोटल 50 का था कांग्रेस गठबंधन का, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास 75 सीटें थी और तब हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उसके पहले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बड़े मेहनत के साथ कोशिश की कि यहाँ के लोगों की मुंह पर पट्टी लगे ताकि वो अपना भ्रष्टाचार भरा शासन चलाते रहे और लोग चुप रहे और सहते रहे। और अब हमारे विरोधी दलों के गठबंधन के बाद लोग अपने मुंह से वो पट्टी उखाड़ कर फेंक रहे हैं और उनके खिलाफ जमकर बोलने लगे हैं। असम में एआईयूडीएफ के अलग होने से कांग्रेस की मुसीबतें बताया जा रहा है कि बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है जो कि कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। सभी और जमीन करके इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। यार किंग क्या बनना, क्वीन क्या बनना, एक रात कर देते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं बनना, हम तो मिनिस्ट्री बनाएंगे। असम के चुनावों के लिए एक और दिलचस्प बात है कि 2023 में यहां पर डिलिमिटेशन हुआ था और डिलिमिटेशन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है और डिलिमिटेशन का आंकड़ा कुछ ऐसा हो गया है कि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके की जो सीटें हैं वो 22 या 23 सीटों के पास आकर बन गई हैं और यहीं पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और ये कांग्रेस की जो ग्रोथ है पार्टी की राज्य में उस पर व्यवधान पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार की तरह एक नहीं है। और बीजेपी को इसीलिए तमाम ओपिनियन पोल भी काफ़ी बड़ी लीड दिखा रहे थे 80, 90, 100 सीटों तक, क्योंकि वो जिस जगह पर लड़ रही है उस जगह पर कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात मैं केरल की कर लेता हूं। असम की तरह केरल में भी इस बार बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। केरल में आज करीब 75% मतदान हुआ, जबकि 2021 में करीब 74% वोटिंग हुई थी। केरल में 10 साल से एलडीएफ का सरकार है, जिसके चलते विजयन सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी इस बार मानी जा रही है। इस बार केरल में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा मजबूत भी दिखा है। आपस की खींचतान कब दिखाई दी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी कि हालिया निकाय के चुनावों में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जीत की वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद इस बार लगा रही है। कांग्रेस के आत्मविश्वास का एक कारण यह भी है कि केरल चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं के आपसी कलह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास कितना सफल होगा या नहीं होगा ये तो 4 मई के नतीजों से पता चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पिनारी विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई है।
सीएम विजयन अपनी विकास योजनाओं के बूते तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं। आज चुनावों में एक हैरान करने वाली तस्वीर पुडुचेरी से आई है, यह आपको जरूर देखनी चाहिए। पुडुचेरी के पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं के स्वागत के लिए एक रोबो तैनात किया गया था। यह रोबो सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटरों का अभिनंदन कर रहा है। महिला की आकृति वाला ये रोबो के हाथों में फूलों की एक ट्रे है। रोबो ने साड़ी की तरह ड्रेस पहनी हुई है। वो वोट देने आ रहे लोगों का अभिवादन करती नजर भी आती है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और यह भी चुनावी कहानी है, पर यह बंगाल की बात हो रही है। बैटल ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूं। आज बंग जंग और भीषण हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। मोदी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बंगाल में महिलाओं के साथ अपराध, घुसपैठ और करप्शन पर सीधे निशाना साधा। बंगाल में ममता के मछली वाले मुद्दे पर करारा पलटवार भी पीएम ने किया। ममता भी पीछे न रही, उनकी तरफ से भी जवाब आया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज कोलकाता पहुंचे। शाह कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले टीएमसी की तरफ से एक कथित स्टिंग वीडियो आज साझा किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो टीएमसी ने जारी किया है। टीएमसी का दावा है कि यह कथित स्टिंग ऑपरेशन आम जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर का है। यह टीएमसी दावा कर रही है। टाइम्स नाउ नवभारत इस कथित स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करता है। यह हमारा स्टिंग नहीं है, यह टीएमसी ने जारी किया है। इसे तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया, इसीलिए हम इस कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो क्लिप आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया जा सका है। यह राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी इस वक्त ज्यादा दिखाई देती है। इस वीडियो में आम जनता उन्नयन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हुमायूं कबीर, जो कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को की बुनियाद रखने वाले हैं, उनके जैसा एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो शक्ल से भी मिलता है, उसकी आवाज भी मिलती जुलती है। एआई का जमाना है, इसीलिए मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर बिल्कुल मिलता जुलता दिखाई देता है। जो इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में कबूल रहा है, यह व्यक्ति इस ऑपरेशन में कबूल रहा है कि उसने बीजेपी के साथ चुनावी सौदेबाजी की है। 1000 करोड़ रुपए की डील का दावा करता यह शख्स सुनाई देता है। इसमें हुमायूं कबीर जैसा इसका हुलिया है, आवाज है। यह शख्स साफ साफ कहता है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है। यह शख्स कहता है कि मस्जिद का नाम अगर बाबरी नहीं रखते तो मुसलमानों में एकता नहीं होती। यह शख्स कहता है कि मुझे बाबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुसलमान को एक साथ रखने के लिए बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम रखा है। यह शख्स कहता है कि मुझे शुभेंदु ने ऑफर किया है, उनकी सरकार मुझे डिप्टी सीएम बनाएगा। ऐसा इस शख्स का दावा है इस स्टिंग ऑपरेशन में जो टीएमसी ने जारी किया है। मैं एक बार फिर से साफ कर दे रहा हूं, ये टाइम्स नाउ नवभारत का इस स्टिंग से कोई संबंध नहीं है, पर क्योंकि बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसने इसको जारी किया है। हम इस कथित स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इस कथित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को आज कोलकाता में टीएमसी के नेता कुणाल घोष और फिराद हाकिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक किया, मीडिया के सामने रखा और हुमायूं कबीर पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। ये वीडियो में ही है जो बीजेपी से पैसा लेके हुमायूं कबीर ये किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर का नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद वहां तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया और यहाँ से पैसा रोजगार करके वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा। जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा वो देख रहा है जो बीजेपी से कितना पैसा लिया जाए, क्या 1000 करोड़ का डील हुआ, 300 करोड़ लिया जाए हमारे मुसलमान भाई के सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। इसके खिलाफ हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं और कहेंगे मुसलमान भाई लोग से, जो आप भी होशियार रहिए। ऐसा बेईमान जो हमारे सेंटीमेंट खेल के हमारे वोट को डिवीजन करने का करेगा और उसके पीछे मीम रहेगा, अवैसी रहेगा, हम बेवकूफ नहीं हैं। मुसलमान समाज जरूर हम रिलीजियस है, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमारे समाज ये सोचता है बेवकूफ है, बेवकूफ बनाएगा, मगर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। फिराद हाकिम को सुन रहे थे आप, और टीएमसी की तरफ से जारी इस वीडियो में करीब
19 मिनट की बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम है, बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम ये व्यक्ति ले रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर है, और पीएमओ के अधिकारियों का नाम भी ये व्यक्ति लेता है इस स्टिंग के दौरान, ऐसा टीएमसी ने दावा किया है। साथ ही ये दावा करते भी सुना जा रहा है इस वीडियो में, इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में, कि भाजपा को लगभग 100 से 110 या 120 सीटें मिल सकती हैं। इस शख्स का यह भी दावा है कि भाजपा को 148 सीटें नहीं मिलेंगी, जो कि मिडवे मार्क के मेजॉरिटी के लिए। जब भी मेरी यानी इस व्यक्ति की शुभेंदु अधिकारी से बात हुई है, ये बात मैंने उनको बताई है और वो मुझसे इस बात से सहमत थे, ये व्यक्ति कह रहा है। ये व्यक्ति ये भी कहता है कि मुझे बताया गया कि अगर मैंने इनकी पार्टी को जेयूपी को 70-80 सीटें मिल जाती हैं तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये दावे इस व्यक्ति के हैं जो हुमायूं कबीर जैसा इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से जारी किए गए इस कथित स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर से मिलता जुलता ये व्यक्ति है, उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही सुनाई देती है। इसमें आगे ये दावा करता है कि जो हिंदू लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि 100 में से 90 मुसलमान ममता के पास है, तो वो वोट चुनाव से हट जा रहा है। जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है तो वो हिंदू लोग देखेंगे। ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगी तो हिंदुओं के पास एक ही ऑप्शन है, बीजेपी का, यानी बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप फिरहाद हाकिम और टीएमसी के नेताओं ने इस व्यक्ति पे लगाए, जो कि हुमायूं कबीर जैसा दिखाई देता है। इस वीडियो में सवाल करते 2 लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स ये सवाल करता है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है, इसको आपको बेवकूफ़ भी बनाना है, तो उन्हें जवाब मिलता है। अब जो व्यक्ति फिर हुमायूं कबीर की तरह है, वो जवाब देता है कि देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मुझे पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में वोट लेने के लिए एक सीट पर 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। फिर एक और सवाल किया जाता है, जो व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा है, कुल कितने पैसे की जरूरत लगती है आपको? तो जवाब में ये हुमायूं कबीर जैसा व्यक्ति बोलता है कि मुझे पूरा 1000 करोड़ रुपया का लक्ष्य है मेरा। पहले से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगा कि मैं जो 1000 करोड़ रुपया मांग रहा हूं, उसमें 300 करोड़ रुपया पहले चाहिए। टीएमसी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाला एक शख्स कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए की डील की बात कर रहा है, और यही टीएमसी का भी इल्जाम है। इसमें 300 करोड़ रुपए एडवांस देने का जिक्र भी ये व्यक्ति करता है। इस कथित स्टिंग ऑपरेशन को जारी करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों और ईडी से जांच कराने की मांग की है। পিএমওর কোন অফিসার এই কোটি কোটি টাকার খেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট ভাগ করার খেলায়, মানুষকে ভুল বোঝাবার খেলায় পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন, তাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, হুমায়ুন কবিরকে অফিসিয়ালি জেরা করতে হবে। কতখানি কে পেল, ও এখনো যে খরচা করছে সেটা কিসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে, তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম। सुना आपने, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष हुमायूं कबीर के हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने पर भी सवाल कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के किराए का पैसा इस व्यक्ति के पास कहां से आ रहा है। अपनी नई पार्टी बनाने से पहले हुमायूं कबीर टीएमसी में ही थे। पिछले साल दिसंबर में हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने नई पार्टी बनाई और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन कर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। ममता से मुसलमानों को दूर कर उन्हें चुनाव में धूल चटाने का दावा हुमायूं कबीर करते आए हैं। 2 बार तो मेरे साथ इंटरव्यू में कर चुके हैं, लेकिन जब उनसे इस कथित स्टिंग ऑपरेशन पर आज सवाल किया गया कि आपके तरह दिखने वाले एक व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने किया है, एक वीडियो क्लिप जारी किए, तब हुमायूं कबीर ने क्या कहा अपने बचाव में, सुनिए जरा। বিজেপির সঙ্গে কোনো অর্থনৈতিক ডিলিংসে কোনো জায়গায় যদি প্রমাণ দিতে পারে, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, চ্যাং ব্যাং, ওদের যেখানে ছাগল পাগল আছে সবাইকে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি পিএমওর সাথে, বিজেপির কোনো নেতার সাথে, অমিত শাহর সাথে, শুভেন্দু অধিকারীদের সাথে, কারোর সাথে কোনো আমার লেনদেনের কোনো প্রমাণ করতে পারে, ওরা যা বলবে যদি না পারে ওদের বিরুদ্ধে 2000 কোটি টাকার মানহানি মামলা করব।
हुमायूं कबीर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते दिखाई दिए थे। आज से 3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक में डेंट मारेंगे और टीएमसी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन टीएमसी ने आज एक तुरुप का इक्का चल दिया। इनका ये कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी करके, जिसमें हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाले व्यक्ति तमाम दावे कर रहा है, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहां तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें कर रहा है। बीजेपी के कहने पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। 1000 करोड़ की डील का आरोप टीएमसी ने लगा दिया इस स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से। अब इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जब इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं सुकांत मजूमदार, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने जारी कर बीजेपी को और हुमायूं कबीर को कटघरे में खड़ा किया है, तब बीजेपी को क्या कहना है, सुनते हैं सुकांत मजूमदार। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, आप क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। तो बीजेपी कह रही कि जो जवाब देना है वो हुमायूं कबीर थे, हमको इसमें क्या मतलब है, ये उनका स्टिंग ऑपरेशन है, उनके बारे में देना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद जब ये स्टिंग ऑपरेशन दोपहर के बाद सामने आया, तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, जो कि टीएमसी का कोर वोट बैंक मानी जाती है, उनका क्या कहना है कि हुमायूं कबीर को क्या वो नेता मानते हैं, हुमायूं कबीर के दावे में कितनी बातें वो मानते हैं। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से, वहाँ रहने वाले मुस्लिम लोगों से मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। ये स्टिंग वीडियोस में ये प्रकाश हुआ कि अमाउंट क्या है, फिगर क्या है। 1000 करोड़ रुपया उन्होंने डिमांड किए हैं और जिसके 300 करोड़ उन्हें एडवांस मिल चुका है, एडवांस के तौर पर उन्हें मिल चुका है, जो वो अपने खुद बयान में कह रहा है। तो इसमें नया बात कोई नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सचेत हैं और फुल कॉन्फिडेंस में है कि दीदी के छोड़ के हम लोग अपना वोट कहीं नहीं डालेंगे। और ये हुमायूं कबीर साहब ने जो बाबरी मस्जिद का सौगात उछाला है, इससे मुसलमानों को कुछ सेंटिमेंटल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि उसकी इस विषय पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल उसको देखना चाहिए, शहर कोई को देखना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए, वहाँ के लोगों खास करके मुर्शिदाबाद के लोगों को भी समझना चाहिए। नहीं, वो झूठ बात है, कोई राजनीति के लिए नहीं है। वो पहले था इसलिए बना रहा है, वो हमारा मुसलमान आदमी का था, पहले से ही था, इसीलिए बना रहा है, नहीं तो कभी भी नहीं बनाता। बंगाल के विधानसभा चुनावों में स्टिंग ऑपरेशन आना कोई नई बात नहीं है। याद दिला रहा हूं मैं आपको कि इस कथित स्टिंग ऑपरेशन ने एक और स्टिंग ऑपरेशन आया था 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले, जिसको नारदा स्टिंग ऑपरेशन का नाम दिया गया। आपने सुना भी होगा, नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशंस की बात अक्सर पश्चिम बंगाल के करप्शन के केसेस में ली जाती रही है। तो 2016 में नारदा नाम का स्टिंग ऑपरेशन आया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में चुनाव के ठीक पहले वो सामने आया। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और उस वक्त काम करने वाले कई बड़े अधिकारी उस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, और जिससे ये इल्ज़ाम लगाकर कि तृणमूल के 12 सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और एक आईपीएस अधिकारी को एक बिजनेसमैन से पैसा लेते हुए खुफिया कैमरे में कैद किया गया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से मशहूर उस स्टिंग ऑपरेशन की शारदा चिट फंड घोटाले के साथ जोड़कर खूब चर्चा भी होती थी, लेकिन इसका चुनाव में असर 2016 में टीएमसी के प्रोस्पेक्ट पर नहीं पड़ा था। टीएमसी वो चुनाव जीती थी, 16 भी जीती, 21 भी जीती, और अब 26 का चुनाव इस वक्त चल रहा है। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने जारी किया है और वो बीजेपी और हुमायूं कबीर को घेर रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो 15 दिन का चुनावी कैंपेन जो बचा है वो, और फिर 4 मई के नतीजों में पता चल पाएगा। आइए बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। अब वो शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है जब 2029 से देश की संसद और विधानसभाओं में हर तीसरा सांसद या विधायक महिला होगी। कल महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मोदी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, और अब इसके लिए 3 दिन का विशेष संसद सत्र भी बुलाया जा रहा है। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था, और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए।
पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। संसद और विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी जितनी बढ़ेगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन यहां कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। यह किस आधार पर तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें करीब करीब स्थिर हैं, तो क्या वो भी स्थिर होंगी या जो सीटें महिला कोटा में चली जाएंगी वो कई चुनावों तक महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेंगी, या फिर रोटेशनल पद्धति के हिसाब से वो सीटें बदलती रहेंगी 5 साल, 10 साल या 15 साल? हालांकि विपक्ष वुमेन रिजर्वेशन पर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन उसके मन में है। विपक्ष चाहता है कि महिला आरक्षण में सिर्फ दलितों और आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बार कास्ट सेंसस को आधार बनाकर आरक्षण का प्रावधान किया जाए ताकि ओबीसी जातियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। में सेंसस शुरू हो गया है। नए सेंसस के साथ जब हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, तो नई आबादी जो हो गई है उसकी गिनती कर करके हमको आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं आएगी तो नीचे जो तक का जो लोग है, जो सबसे निचले पैदान पे लोग है, उसकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि इसमें जो बात हो रही हो 35% है, उसको 50% करने की बात। मुतालबा किया जा रहा था कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसके अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किया जाए, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने ये सोच करके भाई ठीक है, इस बहाने महिलाएं आ जाएंगी उसमें लेजिस्लेचर के अंदर, उसको सपोर्ट किया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो 2023 की है, जब सितंबर महीने में संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर नारी शक्ति विधेयक को पास कराया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिला सांसदों की ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। जिस महिला आरक्षण की मांग करीब 100 साल से उठ रही थी, वो तब अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अब उस विधेयक में भी संशोधन इसलिए किए जा रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए कि अभी तो बिल पास हुआ था, फिर उसमें संशोधन क्यों किए जा रहे हैं। पहले यह कानून 2026 से होने वाले जनगणना के बाद नए परिसीमन आयोग के लागू होने के बाद होता। ये कयास लगाया जा रहा था कि 2029 तक ये काम संभव नहीं हो पाता, लिहाजा महिला आरक्षण जो है वो 2034 से लोकसभा और विधानसभाओं में लागू हो पाएगा। लेकिन अब इसे 2011 की जनगणना के मुताबिक ही परिसीमन नए तरीके से कराकर इसे लागू किए जाने की सरकार की योजना है। जो जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत को मिल रही है उसके मुताबिक मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 की जाएगी। उनमें से महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इस संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2029 से यह कानून लागू हो जाएगा, यानी उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। इसमें दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जैसी थी वो बनी रहेगी। महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं तो इसके पीछे 100 साल का संघर्ष भी काम कर रहा है। 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला आरक्षण पर पहली बार चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया। 50 साल बाद 1971 में फिर महिलाओं के आरक्षण का सवाल उठा, लेकिन विरोध के साए में दब गया। संयोग से तब देश की प्रधानमंत्री एक महिला ही थी, इंदिरा गांधी। हालांकि 1989 में अपनी सरकार के आखिरी दिनों में राजीव गांधी ने पंचायत के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को लाए थे,
लेकिन वो उस वक्त राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। आज स्थिति यह कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया हुआ है। लेकिन बात संसद तक महिलाओं की भागीदारी की थी, जो 30 साल पहले बहुत मुश्किल लग रहा था। 1996 में राव सरकार के पतन के बाद देवेगौड़ा सरकार इस पर विधेयक लेकर आई। बाद में गुजरात सरकार के दौरान इस महिला आरक्षण का तीखा विरोध सत्तारूढ़ जनता दल के सांसद शरद यादव ने यह कहकर किया कि इससे परकटी महिलाओं को फायदा होगा, यानी संपन्न और संभ्रांत महिलाओं को। महिला आरक्षण को लेकर यही सोच लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की भी उस वक्त में हुआ करती थी। की महिलाओं का, अनुसूचित जाति का और पिछड़ी जात का आरक्षण जब तक प्रावधान नहीं किया जाएगा, बिल पेश नहीं किया जाएगा। ये सारी हमारी मांग चली आ रही है और इसलिए आज हम रोज इसका कर रहे हैं। नए संसद भवन के निर्माण के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि सांसदों की संख्या बढ़ने के बाद अगर तो बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, क्योंकि पुरानी संसद में उतनी सीटें नहीं थी, उतनी जगह नहीं थी। अब उम्मीद कीजिए कि 2029 में अगली लोकसभा जब बैठेगी तो पूरा सदन भरा होगा और उसमें आधी आबादी की शानदार मौजूदगी, कम से कम 1/3 मौजूदगी तो पक्का तौर पर रहेगी। लोकतंत्र की यह बेहद खूबसूरत और मजबूत तस्वीर बहुत जल्द हम और आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर सीज फायर को लेकर वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद और तेहरान से जो बड़ी बढ़ती बातें सामने आई हैं, उसके 10 घंटे भी नहीं बीते कि आसमान में मिसाइल और फाइटर्स के शोर फिर से सुनाई देने लगे हैं। सवाल उठने लगे कि क्या दुनिया को फिर धोखे में रखा गया। एक तरफ शांति का समझौता, दूसरी तरफ महज कुछ घंटों में 250 लाशें बिछा दी जाएं, और यह सब कुछ हुआ इजरायली हमले में। सवाल सीधा है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शांति शब्द से नफरत है? क्यों नेतन्याहू की एक जिद ने आधी रात लेबनान को कब्रिस्तान बना दिया? ईरान अमेरिका समझौता करते हैं, शांति वार्ता को शुरू करने के लिए 2 हफ्ते का एक और मोरेटोरियम लिया जाता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से खलल पैदा कर देते हैं नेतन्याहू। क्या नेतन्याहू को शांति पसंद नहीं है? क्या वो शांति उनको नामंजूर है? इसी बड़ी खबर पर बात करेंगे। पहले वॉर जोन से जो बिग ब्रेकिंग आ रही है वो आपको बता देता हूं। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के करीबी सहयोगी अली यूसुफ खारशी को मार गिराया गया है। आईडीएफ के मुताबिक खारशी नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी और उनके भतीजे थे। आईडीएफ के मुताबिक ये ऑपरेशन टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए किया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन के वीडियो को पोस्ट भी किया है। आईडीएफ के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हुए इस टारगेटेड स्ट्राइक में 100 वेपन स्टोरेज साइट, लॉन्चर और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले महज 10 घंटों में लेबनान में इजरायली अटैक में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, वो भी तब जब इस पूरे में शांति वार्ता की शुरुआत हो चुकी थी। सीज फायर के ऐलान के साथ लेबनान में जो सुबह आई वो यहाँ के लोगों पर कयामत साबित हुई। जब दुनिया को लगा था कि 2 हफ्ते का सीज फायर सुकून लाएगा, तब इजरायली फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने आसमान से आग बरसा दी। इजराइल के हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान और सैदौन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि यह हमला नहीं, नरसंहार है। इजरायली सेना ने इसे 2 मार्च से शुरू हुए अपने नए सैन्य ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रहार बताया है।
दावा है कि हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर तबाह कर दिए गए, लेकिन मलबे के नीचे दबी चीखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हैरानी की बात देखिए, यह हमला तब हुआ जब उसी दिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान हुआ था। लेकिन यहां शांति की परिभाषा सबके लिए अलग है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख है कि लेबनान समझौते से अलग है, ये समझौता सिर्फ खास सीमाओं के लिए है। वहीं पश्चिम एशिया में जंग रोकने में खुद को बतौर मध्यस्थ का दावा कर रहे पाकिस्तान का कहना है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है और इजराइल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। तो सीज फायर को लेकर अमेरिका और इजराइल, जो कि दोस्त रहे इस पूरी लड़ाई के दौरान, पूरे हमेशा से उनके बीच दरार दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान, जो कि इस मामले में वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा था, उसके प्रयासों को भी झटका लगा है। एक और बड़ी खबर आ गई। इटली और फ्रांस ने लेबनान पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से फोन पर बात की और लेबनान के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दुनिया खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है जिसे मजबूत करना जरूरी है। यानी जो कुछ इजराइल कर रहा है उसके साथ यूरोप नहीं खड़ा है। मेलोनी ने यह भी जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना यूरोप के लिए बहुत जरूरी है। तो नेतन्याहू अब सबकी आंखों में खटक रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर का समझौता जमीन पर उतरने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने आरोप लगा दिया है कि अमेरिका ने समझौते की 3 बड़ी शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। गालिबाफ ने साफ किया कि 10 पॉइंट वाले जिस शांति प्रस्ताव पर सहमति कल बनी थी, उसकी मूल भावना को ही अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया। ईरान का तर्क है कि जिस आधार पर युद्ध रोकने की बात शुरू हुई थी, अमेरिका के रवैये ने उसे खत्म कर दिया है। तेहरान की नजर में यह सीज फायर अब बेईमानी है। अब समझिए ईरान ने अमेरिका पर किन 3 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। गालिबाफ के मुताबिक पहली शर्त लेबनान में सीज फायर लागू करने की थी, लेकिन वहां इजराइल के हमले चलते रहे। गालिबाफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान का जिक्र किया जिसमें हर जगह खासकर लेबनान में तुरंत सीज फायर की बात कही गई थी। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि दूसरी शर्त में ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना था, लेकिन फार्स के लार शहर में घुसपैठ करने वाला ड्रोन भेजा गया जिसे मारा गया। तीसरी शर्त में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन गालिबाफ के मुताबिक अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। बड़ी खबर एक और व्हाइट हाउस से भी आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट किया है जिसने तेहरान से लेकर बेरूत तक खलबली मचाई है। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, अमेरिकी सेना ईरान की घेराबंदी बनाए रखेगी। ट्रंप की चेतावनी साफ है कि अगर समझौते से हटे तो फिर बंदूकें बोलेंगी और इस बार की गोलीबारी पहले से ज्यादा भीषण, घातक और विनाशकारी होगी। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। सीज फायर को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच भी अब मतभेद सामने आ गए हैं। जेडी वेंस ने साफ कहा कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था। वेंस के मुताबिक अमेरिका ने कभी यह वादा नहीं किया कि लेबनान भी इसमें शामिल होगा। दरअसल बुधवार को शहबाज शरीफ की ओर से जारी बयान में यह कहा गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि इस सीज फायर में लेबनान और अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल हैं। शहबाज ने एक्स पर अपने इस पोस्ट को वेंस के साथ टैग करके लिखा भी था, लेकिन अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। शहबाज शरीफ जिस इस्लामाबाद टॉक का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट रहे थे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस बयान पर अब उसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जेडी वेंस ने एक तरीके से पाकिस्तान की पूरी कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेडी वेंस साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के लिए जो 3 प्रस्ताव मिले, उसमें यह साफ ही नहीं है कि आने वाले दिनों में बातचीत किस आधार पर होगी। यानी जिस इस्लामाबाद अकॉर्ड को शहबाज शरीफ अपनी बड़ी जीत बता रहे थे, उसका ब्लूप्रिंट ही गायब है। वेंस की इस बेबाकी के बाद अब सवाल यह कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली ये महाचर्चा जो कि कल से प्लान्ड है, क्या खटाई में पड़ जाएगी। भले ही जेडी वेंस के बयान से शनिवार को होने वाले इस्लामाबाद टॉक पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग को लेकर शहबाज सरकार की तरफ से जोरदार तैयारियां हैं। इस्लामाबाद के होटल सेरेना में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के निर्देशों के तहत होटल को पूरी तरीके से अब खाली करा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हाई सिक्योर्ड लोग आने वाले हैं।
होटल मैनेजमेंट की एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई है जिसमें इस होटल को रविवार शाम तक के लिए शाहबाज सरकार ने हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए पूरा बुक कर लिया है। अब सवाल है कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत होती है तो कौन कौन इस बातचीत में शामिल होगा, अमेरिका और ईरान के अलावा, और इसमें न्यूट्रल एम्पायर की भूमिका में कौन होने वाला है। अमेरिकी टीम को लीड खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। इस टीम में वेंस के साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ होंगे। वहीं ईरान की ओर से स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हो सकते हैं। अराक्ची ही 10 पॉइंट प्रस्ताव के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। इन दोनों के साथ ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ सीनियर अफसर्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान की, जो इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ऐसे में पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत के मंच पर चेहरा भले ही अमेरिका और ईरान का हो और पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे साइलेंट प्लेयर की भूमिका में चीन है। ताज़ा कूटनीतिक हलचलों और रिपोर्ट के मुताबिक चीन न केवल इस बातचीत का समर्थन कर रहा है बल्कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरे प्रोसेस का को स्पॉन्सर भी है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी ऐसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इजराइल के हितों पर समझौता हो। पाकिस्तान और इजराइल में एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं पब्लिक व्यू की। आखिर में हिमानी रावत का व्यू है, अचानक महिला आरक्षण की बात उठाने का बंगाल चुनाव से कनेक्शन दिखता है, जहां सीएम ही महिला है और नतीजों पर महिला वोटर्स का सीधा असर दिखेगा। अगला पब्लिक व्यू असम को लेकर है, विशाल कृष्ण पाठक का। वो लिखते हैं, असम में सत्ता दल और विपक्ष दोनों जीतने के बाद एक दूसरे को जेल में बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। मतलब जो भी सत्ता में आएगा वो अपनी पावर का दुरुपयोग पूरा करेगा। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।